बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को। सो इन अ प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था रैंडम वेरिएबल्स एज वेल एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो मेनली हमने डिस्कस किया था कि हम रैंडम वेरिएबल के जरिए किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। एंड देन वी सेड कि आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, one is a discrete probability distribution and another is a continuous probability distribution। और हमने जरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि how we can create a discrete probability distribution, because जो random variable अगर discrete है तो हम एक जनरल discrete probability distribution कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी discrete random variable के जरिए। इसी तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्रिएट करना डिस्कस किया था। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, जो कि इंक्रीजिंग होता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहला रहा होता है। और इसी तरीके से फिर हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस यूजिंग दैट पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल given that probability distribution. So how we can calculate the expected value of x, which is also known as the mean, as well as variances and standard deviation, as well as हमने variance की properties और mean की property, mean expected value of x की properties को भी डिस्कस किया था और variance की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नॉट अ जनरल फॉर्म। लाइक जो स्पेशल फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली आल्सो नोन एज बर्नौली प्रोसेस। सो ऐसा प्रोसेस आप कह सकते हैं, या ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आप अपने इवेंट्स को, मीन किसी भी चीज के अकरेंस को जो है वो डिवाइड कर सको इनटू टू पार्ट, यस नो, सक्सेस, फेलियर, राइट। लाइक जैसे यहाँ पे जो है इस डायग्राम के अंदर मैं आपको शो कर रहा हूँ कि जो आपके पास एरो के अंदर ईच पॉइंट है बिटवीन टू रोज, वो आपके पास जो है वो किसी न किसी इवेंट की अकरेंस को इंडिकेट कर रहा है। सो राइट नो दिस पर्टिकुलर इवेंट इज एम्प्टी, दैट मीन हमें सक्सेस अकर नहीं हुई, मीन यहाँ पे वो कोई भी पर्टिकुलर इवेंट अकर नहीं हुआ। डॉट या सर्कल जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर इवेंट अकर हुआ है। जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्लिपिंग अ कॉइन, कि क्या मुझे हेड आया या नहीं आया। सो अगर नहीं आया तो हम उसको एम्प्टी छोड़ रहे हैं, अगर हेड आ गया तो हम उसको सर्कल से इंडिकेट कर रहे हैं। सो दैट मीन हम अपने होल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को जो है वो स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, एंड एवरी पोर्शन इज बेसिकली इंडिकेटिंग वेदर दैट पर्टिकुलर थिंग इज हैपन और नॉट। लाइक इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं कि हमने लॉटरी विन की या नहीं की, कस्टमर जो है वो बैंक में अराइव हुआ या नहीं हुआ, राइट। पर्टिकुलर जो सर्वर है वो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं है, मशीन को मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या मशीन को मेंटेनेंस नहीं रिक्वायर्ड। सो ये सारे के सारी जो एग्जांपल है वो बर्नौली प्रोसेस की एग्जांपल्स हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम उस प्रोसेस के अंदर सक्सेस के एंगल को कैसे देख रहे हैं या फेलियर के एंगल को कैसे देख रहे हैं। सो सक्सेस को हम पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट इज बेसिकली अगर वो चीज अगर हो जाती है जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। लाइक इन अ फ्लिपिंग ऑफ कॉइन के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं वेदर द हेड अकर और नॉट। ओके, सो हेड इज आवर सक्सेस। सो अगर हेड है तो P है, अगर हेड नहीं है मीन टेल आ गया तो 1 माइनस P, बिकॉज वी नो दैट कि आपके पास जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आपके पास the sum of probability is always equal to 1. Okay, so we can write down P, that is basically आपके पास क्या probability of success plus 1 minus P, that is representing the probability of failure, and we know that the sum of probability is always equal to 1. And most oftenly हम क्या करते हैं, instead of writing 1 minus P इसको Q भी लिख दिया जाता है। So Q means 1 minus P, right? So that is basically indicating the probability of success and Q is indicating the probability of failure. So again कि हम every event को जब दो sections के अंदर divide कर सके, defective, non-defective, yes, no, success, failure, so such a process or such a experiment is called as a Bernoulli process, or you can say Bernoulli experiment होता है। Okay, so Bernoulli process को हम कहते हैं ये memory less होता है और discrete time होता है। memory less से मुराद ये है कि like for example जैसे मैं कहूँ कि अगर मुझे सेकंड ट्रायल के अंदर हेड आया है
तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है फर्स्ट ट्रायल जो हमने किया था या जो हम थर्ड या फोर्थ ट्रायल करेंगे। सो ये टोटली इंडिपेंडेंट है। एवरी टाइम व्हेनेवर वी आर टॉसिंग अ कॉइन, हेड जो है वो इंडिपेंडेंटली अकर होगा। ये नहीं है कि ओके इस दफा अगर हेड आ गया तो नेक्स्ट टाइम हेड नहीं आएगा। सो दे आर टोटली इंडिपेंडेंट। या हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जब हम लॉट में से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू चेक कि वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, तो हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि ऑब्वियसली एवरी प्रोडक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है और डिफेक्ट आने के चांसेस भी इंडिपेंडेंट है। अगर वो प्रेडिक्टेबल हो जाए, मीन डिपेंडेंसी आना शुरू हो जाए क्योंकि अब ये डिफेक्टिव है तो नेक्स्ट भी डिफेक्टिव ही होगा, सो देन वो फिर बर्नौली की अजम्पशन को जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा होगा। सो मेक श्योर दे आर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और मेमोरी लेस से मुराद जैसे मैंने को पहले बताया कि यही है कि प्रीवियस का या अगले का इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से या इस पर्टिकुलर इवेंट की अकरंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, और सेकेंडली डिस्क्रीट टाइम से क्या मराद है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है कि अगर मैं इसको ले लूँ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टाइम, और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोसेस ले रहा हूँ किसी भी कस्टमर के अराइवल का या प्रोडक्ट के अराइवल का इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसका क्या मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर, लेट्स से वो हमने 5 सेकंड का लिया हुआ है, कि इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर वो इवेंट नहीं हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर वो इवेंट अकर हो गया, इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर वो नहीं अकर हुआ, एंड सो ऑन। सो दिस इज डिस्क्रीट टाइम, क्योंकि हम डिस्क्रीट सेंस के अंदर बात करेंगे। ओके, सो अब ये बर्नौली प्रोसेस जो है वो बेसिकली हमें हेल्प आउट कर रहा होता है फर्दर डिस्क्रीट रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। वो डिफरेंट तरह के डिस्क्रीट रैंडम नंबर हो सकते हैं, वो बायनोमियल रैंडम नंबर हो सकता है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू बर्नौली से ही वो हम जनरेट कर रहे हैं, मीन यस नो का ही प्रोसेस होगा, बट कैसी क्या सिचुएशन होगी कि हम उसको कहेंगे अब ये बायनोमियल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया इंस्टेड ऑफ बर्नौली। ओके, क्योंकि है तो वो बर्नौली प्रोसेस यस नो, बट उसके अंदर एक सर्टेन कंडीशन ऐड हो जाएगी जिसकी वजह से हम कहेंगे नॉट दिस रैंडम नंबर इज अ बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। लाइक जैसे बर्नौली का जो रैंडम वेरिएबल जो है x, उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर 0 और 1। सो 0 यहाँ पे वो फेलियर को इंडिकेट कर रहा है और 1 सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो सिमिलरली हम क्या कहेंगे कि क्या सिचुएशन होगी कि ज्योमेट्रिक हो जाए, नेगेटिव हो जाए और हाइपर ज्योमेट्रिक हो जाए। बट इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो हम स्पेसिफिकली बायनोमियल ही डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी हमको अभी इस लेक्चर्स के अंदर या इस वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो लेट्स डिस्कस के जो बर्नौली रैंडम वेरिएबल है जिसकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें 0 का मतलब है फेलियर और 1 का मतलब क्या है, सक्सेस। सो 0 के अगेंस्ट इसकी अकरंस क्या है, 1 माइनस पी, या जिसको हमने कहा इसको हम क्यू भी लिख सकते हैं, जबकि 1 की अकरंस क्या है, पी। सो अगर मुझे बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन जनरल x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x। सो x की वैल्यू अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस p, और अगर x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, p, एंड वी नो दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। सो इफ वी ऐड देम, सो आपके पास आंसर 1 ही आएगा, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे जो है वो मैं शो कर रहा हूँ आपके पास कि आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, मीन जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो क्या है। सो PMF स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या आप यू कैन सिंपली से कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे अभी हमने जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ की या क्रिएट की, तो उसमें हमने देखा कि अगर x 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस p, और अगर आपके पास x 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, p। अगर इसके अलावा कोई x होगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा, 0। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि अगर x जो है वो लेस देन 0, मींस इस रेंज से पीछे है, तो वो 0 होगा, राइट। 0 से 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी क्या है, मीन अगर x की वैल्यू 0, ऑब्वियसली वो 0 के अगेंस्ट, बेसिकली क्योंकि इक्वालिटी हम यहाँ पे ले रहे हैं, सो 0 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस p। ओके, और जैसे ही वो x 1 के इक्वल आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। सो दैट मीन x चाहे 2 3 4 5 हो जाए, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी। Okay, so parameter जो है, remember that whenever we are talking about the probability distribution or a distribution, तो हम हमेशा पैरामीटर के ऊपर बेस कर रहे थे, क्योंकि उस पैरामीटर के ऊपर जो है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो बेस कर रही होती है।
शेप से क्या मुराद है, अगर आप लोगों को याद हो जब हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पढ़ रहे होते थे तो हम हिस्टोग्राम बनाते थे अपने एक्चुअल डेटा सेट का, और उस एक्चुअल डेटा सेट से हम डेटा की शेप को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे होते थे। सिमिलरली जब हम स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे होते हैं तो उनमें पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें पता चल गया होगा कि आपके पास अगर ये इस तरह का रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, लाइक जैसे बर्नौली के अंदर हम कहते हैं कि अगर रैंडम नंबर या डाटा ऐसे जनरेट हो रहा है यस नो की सेंस के अंदर, तो ये बर्नौली है। तो उस वक्त जो डाटा की शेप है या हिस्टोग्राम की जो शेप है या डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो इंटायरली डिपेंड कर रही होगी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर के ऊपर। एंड वी नो दैट के जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के दरमियान रहेगी, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है दैट इज पी, दैट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ओके, सो उसका वो एलिमेंट होगा। एंड रेंज क्या है, जैसे अभी हमने देखा भी कि x की जो वैल्यूज हो सकती हैं या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, लेस देन 0 नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। सो किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर these two things are very important in order to अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कि उसकी पैरामीटर क्या है, क्योंकि उस पैरामीटर के ऊपर ही जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप डिटरमिन की जा रही होती है। सेकेंडली वो उसकी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है उसकी क्या क्या रेंज हो सकती है, मीन वो कहाँ कौन कौन सी वैल्यूज को जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन ऑफ अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। एज यू नो दैट कि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था इन अ प्रीवियस वीडियो, that is basically summation x into probability of x. So this formula we have discussed in the previous video. So expected value of x हमने क्या करना है, so अगर x आपके पास, हमने अभी previous में इसकी probability distribution भी बनाई, so अगर मैं दोबारा से इसको quickly बना दूं, so 0 1 और इसके against probability है 1 minus p और इसके against क्या है p, so मुझे अब expected value of x निकालना है, so x into probability of x. So that means 0 multiplied by 1 minus p, okay, plus 1 into p. So अगर हम इसको solve करें, so we got the answer p. So that is कि आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो एवरेज है वो भी p के ही बराबर हो सकता है. So whatever the probability of success is, that is also the mean in a बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. So अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, इन शॉर्ट इसका जो वेरिएंस होता है वो p into 1 minus p होता है. बट अगर हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना चाहें, सो अगेन जैसे हमने कहा है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली वेरिएंस ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. So that is indicating कि हमारे पास x क्या है, 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस p, that is this one, plus p का 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p, so we will get this one, minus expected value of x whole square. So expected value of x का आंसर क्या है p, so p का whole square. So आपके पास ये तो पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, so आंसर क्या आ गया p into 1 minus p square. So अगर हम p जो है वो कॉमन निकाल लें तो आपके पास आंसर क्या आ गया, p into 1 minus p. So that is a variance in a Bernoulli distribution. So जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इस बर्नौली प्रोसेस से जो है वो अदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं. लाइक जैसे अभी अगेन हमने कहा कि बर्नौली प्रोसेस क्या है, यस नो, सक्सेस फेलियर, ठीक है. अब ये प्रोसेस जो है वो इन्फिनिट टाइम जो है वो चलता चला जा रहा है. अगर मैं अब इसके ऊपर कंडीशन लगा दूं कि मुझे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स करने हैं या जो मुझे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं या जो नंबर ऑफ इवेंट्स मुझे चेक करने हैं वो अप टू n नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स तक देखनी है, या हम कहेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट 100 तक रिपीट करेंगे. ओके, मैं 100 दफा कॉइन को टॉस करूंगा और फिर देखूंगा उन 100 में कितनी दफा हेड आया, या मैं अपनी प्रोडक्शन में से 100 यूनिट को पिक करूंगा और उनमें से देखूंगा कि कितने डिफेक्टिव यूनिट्स आए, ठीक है. सो अगर आप n टाइम उसको रिपीट कर रहे होगे, ओके, मीन फिक्स कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स को, तो ऐसे प्रोसेस को हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. मीन फिर वो बर्नौली प्रोसेस जो है वो बायनॉमियल बन जाता है. सो इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि n डिफरेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स का अगर हम सम कर लें तो वो आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, क्योंकि बर्नौली प्रोसेस में आपके पास क्या होता है, दिस इज अ बर्नौली वैल्यू, दिस इज अ बर्नौली वैल्यू, ओके, क्योंकि इसमें 0 या 1, 0 या 1,
0 या 1, 0 या 1 आपके पास आ रहा होता है. सो दिस इज बेसिकली x1, दिस इज बेसिकली x2, x3 जो कि आपके बर्नौली प्रोसेस की वैल्यूज है. अगर हम इन सबको जमा कर लें मीन n टाइम, क्योंकि हमने इनको परफॉर्म करने, सो n डिफरेंट independent Bernoulli random variable would be called as binomial random variable. ठीक है, जैसे मैंने को बताया इसकी एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताई. सो अगेन कि अगर हम 10 टाइम्स कॉइन को टॉस करें और जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो क्या रिप्रेजेंट करे, नंबर ऑफ हेड्स को, कि 0 दफा हेड आया, 1 टाइम हेड आया, या आउट ऑफ 10, या 2 टाइम हेड आया, 3 टाइम हेड आया, 4 टाइम हेड आया, एंड सो ऑन. सो एवरी पर्टिकुलर नंबर जो है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे अप टू 10. सिमिलरली यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो वॉन मशीन टूल है वो 1% डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस कर रही है. अगर x जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स को इंडिकेट करता है और हम 20 पार्ट्स जो है वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कौन सा रैंडम वेरिएबल बन गया, अगेन बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल बन गया, क्योंकि यहाँ पे n क्या है कि हम 20 पार्ट्स के अंदर से देख रहे हैं कि x जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स को इंडिकेट कर रहा है. सो दैट मीन x की वैल्यू क्या होगी कि 0 डिफेक्टिव आया, 1 डिफेक्टिव आया, 2 डिफेक्टिव आया, अप टू 25. और ईच डिफेक्टिव पार्ट आने के जो चांसेस हैं जो कि हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया, आई मीन बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा, लेट्स से कि हमने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए और हमें पता चला है कि उसमें से अप टू 1% तक डिफेक्टिव आए, तो हमने उसको अज्यूम कर लिया कि ये ही हमारा प्रोसेस है वो इतने परसेंट तक डिफेक्टिव यूनिट बना रहा है. सिमिलरली थर्ड एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि हमारे पास n सैंपल्स हैं और each sample of air has 10% chance of containing a particular layer of molecule. So 10% chances है कि वो molecule exist कर रहा होगा, और हमने 18 सैंपल्स जो है वो फॉर एनालाइजिंग जो है वो पिक किए हैं, और x जो है वो ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एयर सैंपल्स. सो दैट मीन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 1, 2 अप टू 18. सो हम क्या देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जो आपके पास इवेंट था, मीन फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड सो ऑन, कि उसके अंदर वो पर्टिकुलर इवेंट अकर हुआ है या नहीं. एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ. सो बायनोमियल का अभी हम डिस्कस भी करते हैं कि हमेशा आपने 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 0 का क्या मतलब है कि मे बी उन 18 में से एक दफा भी वो चीज अकर ना हो, तो उसके भी चांसेस हमें कैलकुलेट करने हैं. सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन n इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स, और हम क्या कर रहे होते हैं, उन बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स को जो है वो अगर हम फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट कर रहे हैं, सो ओके n टाइम स्टार्ट तक, सो दैट इज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सब हम आ जाते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फर्दर आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n बर्नौली ट्रायल्स एंड एवरी ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट. जैसे मैंने इंडिपेंडेंस की आपको एग्जांपल भी बताई कि एक अगर हेड आया है तो नेक्स्ट टाइम हेड जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा होगा प्रीवियस टाइम हेड आने की. एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट. सो सपोज हम 100 दफा अब अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो एवरी एक्सपेरिमेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द previous one, and each experiment has only two possible, as we know that के binomial comes from the Bernoulli, और every जो result या every experiment होता है उसकी दो ही possibilities होती हैं, success या failure, yes no, defective non defective. और probability of success को हम किससे represent करते हैं, p से, और p का जो आंसर है वो हमेशा 0-1 के दरमियान में रहेगा. राइट जी. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि n बेसिकली इंडिकेट करे कि हाउ मेनी टाइम्स वी आर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट. वन टाइम एक्सपेरिमेंट अगर रिपीट करें, सो मीन अगर n 1 है तो ये बेसिकली बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा. बट अगर n 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन 100 टाइम, 50 टाइम, जितना भी आप दे रहे हो, सो देन इट्स बिकम अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या हो गया, दैट इज n कॉम्बिनेशन ऑफ x. so इसको यूं लिख सकते हो, या ncx p power x और q power n minus x, as we have discussed कि 1 minus p को हम q लिख सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मैंने आपको बर्नौली में भी बताया कि पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर हैं वो कौन से, n एंड p, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो बेसिकली इन पैरामीटर की वैल्यू के ऊपर रिप्रेजेंट करी होगी, वो भी मैं आपको शो भी करता हूँ वो कैसे. इसी तरीके से जो रेंज है, मीन x जो रैंडम वेरिएबल है जिसको हम बायनोमियल रैंडम वेरिएबल कहेंगे,
वो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, वो 0 to n के दरमियान। अगर हम 50 टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 50 उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। ओके, सिमिलरली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन np के बराबर होता है और वेरिएंस np q के बराबर होता है, या np into 1 minus p के बराबर होता है। ओके, सो ये जो फर्स्ट थिंग है इसको हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया कि अगर n इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स हैं, अगर हम उनको सम कर लें तो वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। सो दिस इज the criteria to write the binomial distribution. So B stands for binomial and in brackets हम उसके binomial distribution के parameters लिख रहे हैं। One parameter is n and p is probability of success. So n is representing number of experiments, number of trials, so एक ही बात है, p is a probability of success. And secondly अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपका p जो है वो equal to 1/2 है तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनेगी वो सिमेट्रिकल बनेगी। रिमेंबर सिमेट्रिकल से क्या मराद है, इट वुड बी लुक लाइक अ बेल कर्व। ओके, सो अगर ये p जो है वो इक्वल टू 1/2 होगा तो ये एग्जैक्टली जो है वो 1/2 मीन सिमेट्रिकल कर्व होगा। अब हम देखेंगे अगर ये लेस देन 1/2 हो जाए तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2। सो यू कैन चेक, सो ये कोई ना कोई स्क्यूड फॉर्म पकड़ रहा होगा, आइदर इट वुड बी अ पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड लाइक दिस। As you can see that जैसे आपका p 0.5 है मीन 1/2 है, it look like a normal curve, okay, or a symmetrical curve. Okay, अगर आपका p less than 5 हो गया, so that is less than 5, so it's a positive skew. और अगर आपका p जो है वो greater than 5 हो गया, it's a negative skew. Okay, mean left tail जो है वो longer आपके पास। और हम ये आगे जाके डिस्कस करेंगे क्योंकि हम इन द एंड हमारे पास जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन स्टैटिस्टिक्स के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मे बी आप लोगों ने नाम सुना हो सिक्स सिग्मा का क्वालिटी मैनेजमेंट का जो टूल है, so that is purely based on, or you can heavily based on this particular distribution which is normal distribution. By the way, हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे आपका जो है वो p इंक्रीज करता चला जाता है, ओके, और आपका n इंक्रीज करता चला जाता है, सो आप ऑटोमेटिकली जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हो। सो बेसिकली अगर आपका पास p 0.5 है, सो वो डेफिनेटली सिमेट्रिक बनता जाएगा, बट जैसे जैसे आपका n भी इंक्रीज करेगा वो मोर रियलिस्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल कर्व की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। सो आई होप कि आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लियर हो गया है। सो अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, प्रैक्टिस एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि each sample of a water has 10% chance of containing a particular organic pollutant. ओके, सो हमने क्या किया है कि आपके पास 10% चांस है ये पोल्यूटेंट जो है वो हो सकता है। ओके, अब हमारे पास जो है वो 18 सैंपल्स जो है वो हमने पिकअप किए हैं और हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट in next 18 samples exactly 2 contains the pollutant. Okay, so अब हमारे पास क्या आ गया, आपके पास हमने that mean probability of, so सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे पास इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या हैं, that is p is 10% chances which is 0.1, q n आपके पास क्या है 8.18 आ जाएगा, और q हमारे पास क्या है, that is probability of failure which is 1 minus p that is equal to 0.90. ओके, सो हमें एग्जैक्टली 2 के लिए निकालना है तो बायनोमियल का फार्मूला क्या जी, NCX e पावर x q पावर n माइनस x। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, n है 18, x2 p 0.1 पावर 2 और q 0.9 पावर n माइनस x। सो n हमारे पास क्या था 18 माइनस 2 is 16, so if we solve that we will get this one. So that means 28.4% chances हैं कि out of 8 samples 2 contain the pollutant. Okay, so इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा कि at least 4 samples जो हैं that contain the pollutant. Okay, so at least 4 के point of view से हमारे पास क्या बन जाएगा, मीन कम से कम 4, so that means x is greater than or equal to 4 हमने निकालना है। So इसको निकालने का तरीका क्या है कि that means हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 18 तक जो है वो हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। सो इसको मैंने ओवरऑल लिख दिया समेशन
फ्रॉम 4 to 18 हमें प्रॉपर्टी निकालनी है आपके पास n क्या 18cx p की पावर x q की पावर n माइनस x। सो आप क्या करोगे x 4 5 6 सबको निकाल कर उनको जमा कर लोगे। या हम क्या कर सकते हैं, रिमेंबर हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ पढ़ा था। सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 4 to 18 दिस नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज हम क्या कर सकते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ अप्लाई कर सकते हैं। As we know that कि अगर मैं इसको complementary law के equivalent लिखूं, that would be equal to sum of probabilities equal to 1 minus inverse of this. So inverse of this mean x is less than 4. Okay, so mean मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1 minus probability मुझे निकालनी पड़ेगी from x 0 to 3, right? 18cx, okay, p 0.1 power x, right? And q 0.9 power n minus x, which is 18 minus x. So either you can calculate this one or this one. So दोनों में सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ इजरे कर रहा हूँ। सो इसका बेनिफिट क्या है कि हमें सिर्फ 4 प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी इंस्टेड ऑफ 4 to 18, अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 प्रोबेबिलिटी निकालने के बजाय। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमने जी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है बिटवीन 3 to 7। सो अगर मुझे 3 to 7 प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो दैट वुड बी कि जिसमें 7 इंक्लूडेड नहीं है, सो इट मीन 3 to 6 मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 0.265। ओके, सो लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें वो हमारे पास क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं the probability that a letter will be delivered anywhere in California in 2 days or less. So within 2 days में letter deliver होने की probability इसमें हमें given है, which is again p, that is a binomial distribution parameter, which is 0.84. okay, right जी। ओके, अब हमारे पास उसके बाद क्या है कि उसने हमें n जो दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली कि हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि इफ अ कॉलेज ग्रेजुएट इज सेंडिंग जॉब एप्लीकेशन टू 5 कॉलेजेस, सो n इज इक्वल टू 5 आ गया। सो q हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस p करके, दैट इज इक्वल टू 0.16। 1 माइनस 0.84 करेंगे तो 0.16 आ जाएगा। ओके, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 अराइव विद इन 2 days। So that means हमें x is equal to 4 calculate करना है। So that would be equal to NCX, that means 5C4, P is 0.84 power 4 and 0.16 power 5 minus, okay, sorry, 0.16 power 5 minus 4. So इसको solve कर लें। So that is basically कि इतने chance है कि आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी 4 अराइव कि आउट ऑफ 5 जो एप्लीकेशंस है वो विद इन 4 जो है वो विद इन 2 days में अराइव हो जाएंगी, राइट। ओके, सो सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं जी आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो n क्या है और p क्या है, दैट इज जो हमारे पास बायनॉमियल के पैरामीटर्स हैं। सो हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टेलीफोन कंपनी रिलेट्स दिस एंड वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्लीहुड, राइट। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 0.7। ओके, सपोज के पास्ट डेटा इंडिकेट 0.7 दैट ट्रबल द रेजिडेंट सर्विस कैन बी रिपेयर्ड ऑन अ सेम डे। सो सर्विस जो डिलीवर की जा सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी है जी 0.70। सो Q हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 0.30। ओके, और N हमारे पास क्या है, फर्स्ट 5 रिपोर्ट्स। सो N इज इक्वल टू 5 और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो A पार्ट का क्या मतलब है, ऑल 5 विल बी रिपेयर्ड ऑन अ सेम डे, दैट मीन हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 5, राइट। सो इसको सॉल्व कीजिएगा। Similarly, fewer than 2 will be repaired. So that means हमें निकालनी है probability of X is less than 2. So less than 2 का क्या मतलब है कि हमें निकालनी है जी probability of X is equal to 0 plus probability of X is equal to 1. Okay. Okay. So question number 3 के अंदर जो हमें calculate करना है, that is basically हमें calculate करना है जी
कि an agriculture cooperative claimed that 90% of the watermelon shipped out are ripe and ready to eat. So 90% जो है that is probability of 0.90 जो है वो ready to eat. ठीक है जी. ओके, सो n हमारे पास क्या है, 18 और q हमारे पास क्या आ जाएगा विच इज 0.10 और हमने प्रॉपर्टी निकाली है all 18 आर रिप एंड रेडी टू ईट. दैट मीन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 18 कैलकुलेट करना है. सो आई होप कि आप कैलकुलेट कर लोगे. ओके, देन हमने कैलकुलेट करना है एटलीस्ट 16. सो एटलीस्ट 16 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 हमें निकालना है. सो विच मीन हमें निकालना है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 16 प्लस 17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 18. ठीक है जी. सो p और n गिवन है, जस्ट पुट इनटू द फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट इट. सिमिलरली हमने निकालना जी एट मोस्ट 14 मीन ज्यादा से ज्यादा 14. सो दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 14 हमें निकालना. सो अगेन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 0 to 14. 0 के लिए निकालोगे, 1 के लिए 2 अप टू 14 और देन सम करोगे. सो इस सिचुएशन में अगेन मैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि n मेरा क्या 18. सो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का क्या मतलब है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 14. सो ग्रेटर देन 14 का क्या मतलब है, दैट मीन 1 माइनस मुझे 15 के लिए प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी, 16 के लिए, ठीक है, 17 और 18 ये हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, जस्ट 15 के लिए निकालनी पड़ेगी और देन उनको सम करके 1 में से माइनस कर दोगे तो वो एट मोस्ट 14 की हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ओके, आई होप कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए कि हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए किस तरीके से सॉल्व करने. सो लेट्स सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन. तो देन फिफ्थ वाला आप खुद से कीजिएगा. ओके, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, तो कह रहा है कि द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस एट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रिक्वायर्स दैट ईच लॉट ऑफ फिनिश यूनिट बी सैंपल्ड फॉर डिफेक्टिव आइटम्स. ठीक है जी. सो हम डिफेक्टिव आइटम्स के लिए जो है वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं. बेसिकली 15 यूनिट्स फॉर ईच लॉट आर इंस्पेक्टेड. सो हमने जो इंस्पेक्शन करनी है वो 15 यूनिट्स की हमने इंस्पेक्शन करनी है. ओके, सो n इज इक्वल टू 15 आ गया आपके पास. ओके, और वो हमें कह रहे हैं कि इफ 5 और मोर डिफेक्टिव यूनिट्स आर फाउंड द लॉट इज रिजेक्टेड. सो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉट रिजेक्शन. ओके, लॉट रिजेक्टेड, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन एज वेल. ओके, लॉट रिजेक्टेड मीन कि अगर आपके पास 5 या 5 से ज्यादा जो है वो अगर डिफेक्टिव यूनिट आ गए तो हमने लॉट को रिजेक्ट कर देना. और वो कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारे पास जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स है, मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, वो 20% है. सो रिमेंबर दैट यहाँ पे आपका जो सक्सेस है वो डिफेक्टिव की फाइंडिंग है, क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन या जो डाटा मिला हुआ है वो डिफेक्टिव के एंगल में मिला हुआ है. सो 20% डिफेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी कि डिफेक्टिव ना आने के चांसेस क्या आ जाएंगे, 1 minus p which is 80%, right? So हमने अब करना क्या है कि greater than or equal to 5 निकालना है. Again मैं क्या कर सकता हूँ, instead of, क्योंकि मेरे पास n 15 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5, 6, 7, 8 up to 15 तक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. So बजाय इसके कि मैं again complementary law अप्लाई कर सकता हूँ, as I know that this would be equal to 1 minus probability of x is less than 5. ओके, सो 1 माइनस लेस देन 5 का क्या मतलब है कि मुझे प्रॉपर्टी निकालनी है x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 तक की जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है. ओके, सो वो हमारे पास आ जाएगा चांस ऑफ रिजेक्टेड लॉट का. ओके, सो लेट्स से मैं कह देता हूँ वो आ जाता है जी 0.245. सो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 15 सैंपल्स जो है वो हमने जब ये प्रॉपर्टी निकाली तो हमारे पास आंसर आया 0.245. सो हम कह सकते हैं कि 24.5% चांसेस है वी विल रिजेक्ट द लॉट. अगर मुझे एक्सेप्टेंस निकालनी है तो ये 1 minus p नहीं निकालेंगे, मीन हमें जस्ट ये निकालनी है, ये वाली प्रॉपर्टी ऑफ x इज लेस देन 5, मीन 0, 1, 2, 3, 4, 5 उनको हम जमा कर लेंगे तो वो आ जाएगा चांस ऑफ
एक्सेप्टेंस, और सिंपली जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन का आंसर आया होगा उसको आप 1 में से माइनस कर दो, दैट इज कि हमारे पास लॉट की एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, सो अब अपनी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो खुद से करना है और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट खुद से करना है। अब जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।